हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी को सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, सभी को राम राम। आज हम बात करने वाला है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के पार्ट नंबर 4 के बारे में। ठीक है, तो अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर ली थी कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे यदि अपन धातु और अधातु इन दोनों की अगर आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनने वाला है, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनने वाला है। ठीक ना, मतलब आपकी मेटल और नॉन मेटल को अगर आपस में रिएक्ट करवाया जाए तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अपन बात करते हैं धातुओं और अधातुओं की आपस में क्रिया। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल की आपस में रिएक्शन के बारे में। लेकिन सबसे पहले इन रिएक्शन को करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेटल जो होते हैं मीन्स आपके धातु जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। मेटल नेचर ऑफ उसकी प्रकृति कैसी होती है। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, है ना, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेक पॉजिटिव आयंस, है ना। धातु की प्रकृति कैसे होती है। धातु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन दान करने की होती है, जिससे ये धन आयन बनाते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। उसी प्रकार इसके दूसरे अपोजिट में होते हैं आपके नॉन मेटल। क्या होंगे, नॉन मेटल। उनके अगर नेचर की बात की जाए, नॉन मेटल्स नेचर ऑफ, इसकी नेचर क्या होती है, गेन टू इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, एंड मेक अ नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन मतलब ऋण आयन बनाते हैं। ये जानना, ये किसकी प्रकृति है, ये प्रकृति है अधातुओं की। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमको ये सीखना है कि धातु जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव आयन लग जाएगा या पॉजिटिव चार्ज लगेगा। उसी प्रकार अगर नॉन मेटल की बात की जाए तो नॉन मेटल की जो नेचर होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की। और जैसे वो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, अपने अंदर गेन करती है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इट मींस ऋणायन आवेश लग जाएगा। चलो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे अपन अगर बात की जाए, मैंने लिया कोई मेटल को अपन रिप्रेजेंट करेंगे एम से। अब इसके पास में क्या है, देखो मेटल इलेक्ट्रॉन दान क्यों करता है, सबसे पहली बात तो ये आती है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट इसलिए करता है कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कोई भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन तभी डोनेट करता है जब उसका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट। क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट। ऑक्टेट का मतलब होता है कि उसके सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके सबसे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए, 8। यदि किसी भी मेटल के आउटर मोस्ट शेल में या नॉन मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट नहीं है, मींस उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो मेटल या फिर नॉन मेटल क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या फिर अपने आउटर मोस्ट शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन है उनका पूरे करने के लिए या तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। दो कंडीशन आती है। मान लो बेटा मेरे पास कुछ रुपए कम है किसी चीज को खरीदने के लिए, तो या तो अच्छा ये होगा कि मैं उस चीज को खरीदने के लिए किसी से उधार ले लूं, या मेरे पास जो बचा हुआ उस किसी को और दो ताकि मतलब दूसरा कोई इंसान को खरीद सके। तो बात ये आती है कि कोई मेटल होगा या कोई नॉन मेटल है, वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है।
और इन संधि में अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। और यदि वो इलेक्ट्रॉन को गैन कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है, उधार ले रहा है, तो आपको तो उधार लेने पर उस व्यक्ति के ऊपर क्या चढ़ जाता है, ऋण चढ़ जाता है, मतलब उसके ऊपर लग जाएगा नेगेटिव आयन। तो देखिए बात करते हैं मेटल। तो मेटल जब भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसके लग जाएगा प्लस चार्ज, और ये इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर रिलीज कर दिया, ये रिलीज इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो मेटल एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक लग जाएगा। अगर मेटल दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, जैसे मान लो ये मेटल है, ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो उसके ऊपर लग जाएगा या तो प्लस प्लस लग जाएगा या लग जाएगा 2 प्लस। अगर मान लो मेटल अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इसके ऊपर लग जाएगा 3 प्लस। क्लियर है? उसी के बिहाफ के ऊपर बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गैन करता है। अब देखो ये तो रिलीज कर रहा है, इसलिए इस साइड आ गया, ये गैन करेगा, मतलब क्या, ये नॉन मेटल, अब ये गैन करेगा मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो जुड़ने के लिए प्लस में इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। अब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है, ऐड हो गया है, तो इसके ऊपर लग जाएगा एन नॉन मेटल माइनस का 1 धर। अगर नॉन मेटल आपके 2 इलेक्ट्रॉन को गैन करता है तो इसके ऊपर लग जाएगा एन माइनस का 2। अगर मान लो नॉन मेटल 3 इलेक्ट्रॉन को गैन करता है तो इसके ऊपर लग जाएगा नॉन मेटल -3। मतलब कुल मिलाकर के हुआ कि गैन करने पर तो लगता है आपका नेगेटिव चार्ज और रिलीज करने पर लगता है आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपको देखना। अब कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए अपन एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का। किसका लेता हूँ? सोडियम का। कि सोडियम एक बड़ा क्या है, ये एक मेटल है, ठीक है। अब आपको पता है कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो होता है, मतलब एटॉमिक जो नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। अगर उसका एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने फिल होंगे, 11 होंगे कुल मिलाकर के। क्योंकि हमको पता है कि एटम आर ऑलवेज ए न्यूट्रल चार्ज, हमेशा परमाणु बेटा क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। मतलब उसके ऊपर न तो धनांश होता है, न उसके ऊपर ऋणांश होता है, मतलब न उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कब तक? जब तक कि वो एटम इलेक्ट्रॉन को लोडेड न कर दे, या जब तक कि वो इलेक्ट्रॉन जो एटम इलेक्ट्रॉन को गैन न कर दे, तब तक उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का चार्ज लगने वाला नहीं है, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर जब तक कुछ हरकत नहीं करता है तब तक उसके ऊपर चार्ज नहीं लगता है। अब देखो ये एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन 11 है, तो इलेक्ट्रॉन 11 है तो फर्स्ट सेल में कितने आएंगे, 2 आएंगे। सेकंड सेल में 8 आएंगे, 2 8 कितने 10 हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 में से 2 आगे, बचा कितना, थर्ड सेल में आएगा इलेक्ट्रॉन 1। अब आप देखिए कि सर फर्स्ट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट है, सेकंड सेल में ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन थर्ड सेल में 8 होने चाहिए। उसकी जगह कितना इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, आपके 1 इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। अब 1 इलेक्ट्रॉन आया हुआ है तो इसका काम क्या होगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गैन करेगा ताकि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, रिलीज करेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर 1 को निकालते तो 8 बच जाएगा, तो 2 8 में आपका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अच्छा कौन सा रहता है, 7 को गैन करना या 1 को देना? जाहिर सी बात है 7 के पास भीख मांगने से अच्छा है कि 1 को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। तो ये सोडियम क्या करता है, ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किया और जिसे रिलीज किया इसके ऊपर लग गया प्लस का चार्ज। प्लस लगाओ या प्लस मत लगाओ तो भी एक ही बात है, ओके। अब दूसरी तरफ बड़ा एक दूसरा है, इसके साथ में अपन ये मेटल ले लिया, दूसरा अपन लेते हैं नॉन मेटल। क्या लेंगे, नॉन मेटल, जिसका नाम है क्लोरीन, ओके। ये आपने ले लिया नॉन मेटल। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17 होता है, आपको पता ही होगा, क्यों। अगर इसका एटॉमिक नंबर अगर 17 है, 17 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने फिल होंगे, 7 होंगे। तो इसके फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, सेकंड में 8 10 हो गए, थर्ड सेल में आएंगे 7। अब आप देखो फर्स्ट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट है, सेकंड सेल का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, थर्ड सेल में 8 होने चाहिए थे, लेकिन इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन ही है। 8 होने चाहिए थे बट है कितने, 7 ही है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए, या तो ये 1 लेगा ज्ञान करेगा या फिर 7 को रिलीज करेगा। तो अच्छा कौन सा रहता है, 1 को लेना या 7 को रिलीज करना। देखो 7 को रिलीज करने से अच्छा है, कम जरूरत पड़ती है 1 को, तो 1 को ये ज्ञान कर लेगा। तो ये जो क्लोरीन होता है इसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ज्ञान करता है और ज्ञान करने के वो उसके ऊपर लग जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब आप देखो अपने पास दोनों मेटल है, एक है आपका पास सोडियम प्लस, एक है क्लोरीन माइनस। इन दोनों के ऊपर अलग अलग डिफरेंट चार्ज है।
एक पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अभी दोनों ही डिफरेंट चार्ज वाले एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दोनों ही बड़ा अलग अलग आवेश वाले जो आयन होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करके ये बना देंगे सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर इनके बीच में रिएक्शन होती है Na+, ये आपका पॉजिटिव आयन है, और रिएक्शन होती है Cl- के बीच में। जैसे इनके बीच में रिएक्शन होती है तो ये बन जाएगा NaCl, ये बन जाएगा NaCl, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। अब आपको पता है कि ये जो कंपाउंड बना है सर, ये यौगिक जो बना है, इस यौगिक का नाम तो सोडियम क्लोराइड हो गया, लेकिन कंपाउंड एक्चुअल में है कैसा? देखो ये कंपाउंड बना किसके द्वारा है, Na+ और Cl-, और इन दोनों की नेचर क्या है, Na+ भी क्या है, एक आयन है, और Cl- भी क्या है, एक आयन है। हाँ, हमको ये पता है कि दोनों डिफरेंट आयन है, लेकिन है तो एक्चुअल में आयन, मतलब आयनों के मिलने के द्वारा, दो अलग अलग आयनों के मिलने से बनने वाले यौगिक को भी हम क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक। आयनों के द्वारा जो यौगिक बनता है, इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड। क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, चलो इसको और डिटेल समझते हैं। जैसे मान लो अब देखो ये सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किया है रिलीज। ठीक है, रिलीज किया हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया हुआ है। अब Cl जो है, Cl के आउटर में सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल है, इसमें फिल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम किसमें पड़ रहा है, थर्ड सेल में। तो इसके थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 7 में यहाँ पर बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। अब इसके अंदर 8 चाहिए ना, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन होगा जो सोडियम के पास है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये इसको दे देगा। तो इसके अंदर भी 2 8 1 था, और इसके अंदर 2 8 7 था। जैसे इस सोडियम ने अपना प्लस का एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन बन गई कि Na जो था वो रह गया 2 और 8 रह गया। क्या रह गया, 2 8 रह गया। और जो Cl था, अब आपस में Cl लगो ना, अब ये Cl था वो हो गया 2 8 8 हो गया। इस प्रकार से दोनों आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बना है, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, इसी बॉन्ड को अपन कहते हैं आयनिक बंध। क्या कहते हैं, आयनिक बंध। गैस को कहते हैं विद्युत संयोजी बंध। क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी बंध। इसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसने अपना सोडियम ने अपना एक बार का ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास रहेगा, इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन वो रहेगा 2 8, और यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन ज्ञान दिया है। अब इसका 2 8 7 से इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों आयन अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करके, आयन बना करके आपस में यौगिक का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको कहेंगे आयनिक यौगिक, या इसको कहेंगे विद्युत संयोजी बंध या विद्युत संयोजी यौगिक का। ठीक है, चलो अपन एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब अगर देखो, जैसे मैं सोडियम के नेक्स्ट आगे वाला जो एलिमेंट है, मेटल है, उसका नाम है मैग्नीशियम। ओके, तो मैग्नीशियम का जो नंबर होता है वो होता है 12 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 12 होंगे। तो उसके फर्स्ट सेल में आएंगे 2 8 और 2 8 10 और 2 12 होगी। ठीक है ना। अब आपको पता है सर, अब इसके आउटर मोस्ट सेल में सर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। कितने बड़ा, 2 है। तो ये क्या करेगा, ये मैग्नीशियम या तो 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। तो 6 को गेन करने से अच्छा है कि 2 को रिलीज करना, तो ये 2 को रिलीज कर देगा। और जैसे रिलीज करेगा 2 को रिलीज कर, ध्यान रखना 2 को रिलीज करा तो इसके ऊपर लग जाएगा +2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसने रिलीज किया, 2 रिलीज किया, इसलिए प्लस के 2 बार लगे, और इलेक्ट्रॉन 2 रिलीज किए, 2 आ गए। ठीक है, अब ये रिएक्शन कर रहा है नॉन मेटल मतलब Cl के साथ में, और Cl का तो हमको पता ही है सर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन कोएफिशिएंट 2 8 7 होता है। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं हमको, 7 दिख रहे हैं। अब 7 है तो जाहिर सी बात है ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, स्क्लोज होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। ये एक इलेक्ट्रॉन करता है गेन, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बन जाएगा Cl-। यहाँ तक तो आपको क्लियर था। अब बात यहाँ आती है कि सर मैग्नीशियम के पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन थे, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। कितना किया है, 2 को रिलीज किया है। सब वहां पर सोडियम ने 1 को रिलीज किया था, और Cl को भी 1 चाहिए था। तो दोनों को बराबरी या दोनों को नीड सेम इलेक्ट्रॉन की थी। उसके पास एक एक्शन था और सोडियम को 1 ही चाहिए था, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्शन हो गया और NaCl का फॉर्मेशन हो गया।
बट यहाँ पर दिक्कत यह आ रही है कि Mg के पास एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, बट Cl को कितना चाहिए, 1 ही चाहिए। अगर Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इसको दे देगा तो फिर भी Mg के पास में 1 बचा रहेगा, तो बॉन्ड कैसे बनने वाला है ना, बॉन्ड तो बनने वाला नहीं। तो इस कंडीशन में Mg बेटा क्या करता है, इस कंडीशन में Mg को पता है कि मैं तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन 2 ही देने वाला हूँ, तेरी मर्जी हो तो मेरे से बॉन्ड बना और तेरे से मर्जी ना हो तो मेरे से बॉन्ड मत बना। अब Cl को क्या है, Mg पसंद ही आ गया कि चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या, 4 ला, कुछ भी ला, मैं तो बॉन्ड तो तेरे साथ ही बनाऊंगा। तो ये बोला अगर मेरे साथ बॉन्ड बनाया तो तुझे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ज्ञान करना पड़ेगा। तो अब क्लोरीन बेचारा सोचता है क्या करूं, मेरे पास मुझे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बेचारा क्या करता है, अपने साथ साथ एक ऐसे हमशक्ल प्राणी को लाता है जो वास्तव में रूबरू क्या क्लोरीन ही है। तो ये 2 क्लोरीन को पकड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है 1 क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्लोरीन एटम को चाहिए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से ये Mg कहता है कि भाई साहब आप अपने 2 इलेक्ट्रॉन मुझे डोनेट कर सकते हो और मैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन को ज्ञान करने के लिए मेरे ही 2 क्लोरीन एटम आपसे रिएक्ट करवाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर देखो, थोड़ा तो क्या है अपन को मजाक से बनना पता है, ऐसे ऐसे आपको याद होने वाली नहीं है। इसे देखो, मैं Mg लेता हूँ, Mg ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, +K2, ठीक है बेटा। अब ये रिएक्शन किससे करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे क्लोरीन 2 से। तो ये बड़ा 1 क्लोरीन है और दूसरा क्लोरीन, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके भी 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, तो इसके भी 8 हो गए। देखो इसके कितने थे, 2 8 2 थे, इसके थे 2 8 7, इसके भी थे 2 8 और 7। तो जैसे इसने Mg ने अपने दोनों 1 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके पास कितने होंगे, Mg थोड़ा, ये था Mg और Mg का बॉन्ड बन गया Cl के सामने, दोनों Cl के सामने, Cl, ये Cl और ये Cl। इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन ज्ञान किया, इसने भी 1 किया और इसने 2 ज्ञान किया। तो अब इसके पास जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो इसका जो ये वाला था ना, ये आटोमोस सेल हट जाएगा, इसमें बच जाएगा सिर्फ 2 और 8, 2 सेल बच जाएंगे, क्योंकि इसने 2 लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए और इसके पास हो जाएगा 2 8 7 था तो 2 8 8 हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। इस प्रकार से जो Mg होता है वो कितने Cl के साथ रिएक्ट करता है, वो Mg 2 Cl के साथ रिएक्ट करता है। तो Mg यहाँ पर कितने Cl लेने पड़ेंगे हमको, 2। अब ये 2 Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्ञान करने पड़ेंगे और 2 ही आपके क्लोराइड आयन बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 ही आपके क्लोराइड आयन बनेंगे। हम दोनों को अगर मिक्स करवा दिया जाए तो रिएक्शन आपकी बनती है। देखो Mg तो थे प्लस के 2 चार्ज वाले और आपके Cl कितने हैं, Cl है 2, Cl आपके कितने हैं, ये 2 वाले, एक Cl को माना चाहिए कि, लेकिन कितना Cl है आपने Cl एक्शन में दियो तो इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा MgCl2। क्या हो जाएगा, MgCl2। इस प्रकार से Mg और Cl के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड। और इसके यहाँ पे इसका नाम होता है विद्युत संयोजी बॉन्ड, इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ये आयनों की तरह बना है इसलिए इस कंपाउंड को बोलेंगे आयनिक यौगिक, मतलब आयनिक कंपाउंड, ठीक ना। चलिए अब ऐसे ऐसे मैं आपको एक होमवर्क में डालता हूँ, आपको एक होमवर्क में आपको करना है, मुझे बॉन्ड बनाकर बताना है Al व Cl के मध्य, एल्यूमिनियम व Cl के मध्य आपको मुझे बॉन्ड बना के बताना है। अगर कहीं दिक्कत आती है तो मुझे वापस कमेंट करना है, मैं आपको उसको वापस रिवाइज कर दूंगा। ओके, देखो नेक्स्ट जो अपना है एनोडीकरण, एनोडाइजिंग। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका, ठीक ना, कि एनोडीकरण को आप समझाइए और इसका ड्रॉ आपके बुक में देने रखा है तो मैं आपको बिल्कुल ड्रॉ के द्वारा समझाऊंगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि एनोडीकरण होता क्या है। क्योंकि साहब एक वर्ड आपने सुना होगा एनोड और कैथोड, है ना। आप एक चैम्बर होता है, चैम्बर के अंदर 2 रॉड डालते हैं, 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड को, एक को तो बैटरी के प्लस टर्मिनल से और दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के माइनस टर्मिनल से जुड़ा है उसको तो अपन कहते हैं कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा है उसको अपन कहते हैं एनोड। तो अब जाहिर सी बात है कि ये एनोड के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस होने वाली है ना। साथ देखिए एनोडीकरण मतलब एनोड के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस होने वाली है। तो देखिए एल्यूमिनियम धातु पर क्या ऑक्साइड की लेयर चढ़ाना
ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाना, इसको अपन क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। अब ये एनोडीकरण के ऊपर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने से होगा क्या एक्चुअल में, इसका होगा संसारण से ये बचाव होता है, ताकि एल्यूमिनियम धातु आपको देखो मेटल है, और मेटल जब भी आपके अम्ल है, एसिड है, वाटर है, एयर है, अगर इनके साथ ये करते हैं तो बार बार इनका क्या होता है, संसारण होता है। क्या होता है, संसारण। तो अगर इसके ऊपर अगर मोटी ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी तो इसका संसारण से इसका क्या हो जाएगा, बचाव हो जाएगा। तो ऑक्साइड लेयर पेस्टिंग ऑन एल्यूमिनियम, ऑक्साइड लेयर का पेस्टिंग किसके ऊपर करना, एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एनोडाइजिंग, दैट इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। नेक्स्ट, इससे बड़ा क्या होगा, देयरफॉर इट्स मेटल प्रोटेक्ट टू कोरोशन, जिस कारण से इस मेटल का प्रोटेक्शन किससे होगा, कोरोशन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, कोरोशन से। नेक्स्ट आपका है कि एनोडीकरण, आपको एनोडीकरण करने के लिए प्रोसेस क्या है, तो एनोडीकरण करने के लिए एल्यूमिनियम धातु को किसके साथ में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिला करके इसका करवाते हैं विद्युत अपघटन, जिससे इसके ऊपर एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, और जैसे एल्यूमिनियम की मेटल के ऊपर ऑक्साइड की मोटी लेयर चढ़ जाएगी तो इसका कोरोशन या इसका संसारण रुक जाएगा। अब ये धातु आगे और डिकम्पोज होने वाली नहीं है। उन्होंने लिखा है फॉर एनोडाइजिंग यूज टू इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, कौन से प्रोसेस को अपन यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस को। और इसके अंदर क्या होता है, इन विच एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हमने कौन सा लिया, डिल्यूट लिया है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिया है, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो वो एसिड जो होगा वो खुद एल्यूमिनियम धातु के क्या कर देगा, पहले से मेल्ट कर देगा। तो विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड पेस्टिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम मेटल, जैसे इसकी प्रोसेस करेंगे तो ये ऑक्साइड की, सॉरी ये जो ऑक्साइड की जो लेयर है वो आपके एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर चढ़ जाएगी। चलो देखते हैं कैसे होता है। तो देखो मुझे इसके लिए एक लेना पड़ेगा, एक चैम्बर, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। और चैम्बर लेने के बाद मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाले, एक इलेक्ट्रोड ये वाला है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये वाला। इन दोनों को मैंने बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बड़ा जो टर्मिनल होता है वो बैटरी का प्लस होता है और छोटा जो होता है वो होता है माइनस, ठीक ना। अब आपको पता है कि बड़ा जो होता है तो प्लस टर्मिनल के द्वारा जो भी रॉड जुड़ी हुई है इलेक्ट्रोड, इसको अपन बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे, इसको बोलने वाले हैं अपन एनोड। और जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के माइंड से जुड़ी हुई है उसको हम बोलेंगे कैथोड। क्या बोलेंगे बेटा, कैथोड बोलेंगे। यहां तक क्लियर है। बट यहाँ पर एक शर्त ये है कि आप एनोडीकरण प्रोसेस के अंदर एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लेयर को चढ़ाना है। किस मेटल के ऊपर, एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर। तो यहाँ पर एनोड के फॉर्म में जो भी मेटल लेंगे वो मेटल कौन सा होगा, वो आपका होगा एल्यूमिनियम। तो इस एनोड के फॉर्म में या एनोड की जगह पर आपको कौन सा मेटल यूज करना है, एल्यूमिनियम करना है। ओके ना। अब देखो इससे क्या होगा, जैसे अपन इसके चैम्बर के अंदर भरेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, क्या भरेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड भरेंगे, ये भरा हुआ आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इट मींस H2SO4, द किंग ऑफ एसिड, हम लोग का राजा। ये आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है, ठीक है ना। तो जैसे मैं इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरता हूँ और इस प्रोसेस को मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस या विद्युत अपघटन विधि को अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा तो इसमें से करंट का फ्लो मिलेगा, धारा का प्रवाह होगा। और जैसे धारा का प्रवाह बढ़ा, धारा का प्रवाह हमेशा बैटरी के प्लस टर्मिनल से होता है और यहाँ से होते हुए जब वो ऐसे से होते हुए जाएगी तो यहाँ पर सॉल्यूशन के फॉर्म में क्या पड़ा हुआ है, H2SO4। तो आपको जाहिर सी बात है जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट जाने से ये H2SO4 है वो अपने ही आयनों के अंदर क्या हो जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीकंपोज। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये हो जाएगा डीकंपोज। तो इसको देखो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने अंदर H2 के फॉर्म में अलग हो जाएगा, प्लस इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और इसमें O2 ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। ऑक्सीजन गैस, सॉरी हाइड्रोजन गैस, ये आपके एयर से क्या होती है, थोड़ी सी लो वेट की होती है, हल्की होती है, तो ये आप इवेपोरेट हो जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस, ये भी है, लेकिन ऑक्सीजन जो गैस होती है वो आपकी नेचर में बनी रहती है। तो ऑक्सीजन गैस जिसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के ऊपर क्या है, ये नॉन मेटल है, ये क्या अधातु है। तो अधातु जो होगी तो यहाँ पर आपकी जो ऑक्सीजन बनने वाली है इसके ऊपर नेगेटिव होता है, तो वो प्लस मतलब एनोड की तरफ अपने आप क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट। तो यहाँ पर अट्रैक्ट होने से इस एल्यूमिनियम रॉड के चारों तरफ क्या हो जाएगी, एक ऑक्साइड की मोटी लेयर चढ़ जाती है, ये वाली। ये किसकी लेयर है, ये ऑक्साइड की परत। ठीक ना।
जैसे बार बार इसके अंदर इलेक्ट्रिक को भेजते रहेंगे, फ्लो करते रहेंगे, तो बार बार जो H2SO4 है इसका बार बार क्या होगा, डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज से इसमें H2 गैस, H2 गैस और O2 गैस बनेगी। O2 गैस उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये एनोड मतलब एल्यूमिनियम धातु के ऊपर क्या होती है, पेस्टिंग हो जाती है। इस कारण से इस एल्यूमिनियम के ऊपर एक बहुत मोटी, बहुत थिक सी ऑक्साइड की लेयर चल जाती है, जिससे इस एल्यूमिनियम धातु का क्या हो जाएगा, संसार से बचा हो जाएगा, इसका कोरोशन से प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को बाहर निकाल कर हम एल्यूमिनियम की बहुत अच्छी अच्छी आकर्षक मूर्तियां भी बना सकते हैं। ठीक ना। देखो नेक्स्ट जो एक नोट और भी है वो है आपका एक्वा रेजिया, मीन्स इसको अपन हिंदी में कहते हैं अम्लराज। देखिए एग्जाम में बार बार इसका क्वेश्चन एक्वा रेजिया इस नाम को देखकर पूछा गया है। देखो एक तो होता है अम्लों का राजा, तो अम्लों का राजा वो अलग है, द किंग ऑफ एसिड, उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, और ये है अम्ल राज। अम्लों का राजा और अम्ल राज में थोड़ा सा फर्क होता है। अम्लों का राजा वो एक ही एसिड है, तो जो अम्ल राज है वो दो एसिड की मिलने से बनेगा। कितने एसिड मिलने का, दो एसिड से। तो देखो इसमें ताकत क्या होती है, इसमें ताकत होती है सर कि आप बोल रहे हो कि सर बहुत सारे मेटल जो होते हैं उनको पिघालने के लिए हमको क्या चाहिए, एसिड चाहिए, अम्ल चाहिए। अगर किसी भी मेटल को अगर अम्ल में हम डालेंगे तो वो मेटल उसमें पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ मेटल, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो आसान से एक ही अम्ल के द्वारा, ये एक ही एसिड के द्वारा पिघल नहीं सकते, मेल्ट नहीं हो सकते। तो उसके लिए हम दो अम्लों का एक मिक्सचर लेते हैं, और मिक्सचर बनाकर तो फिर उस मेटल को उसमें डालते हैं ताकि वो मेल्ट आराम से हो जाएंगे। तो ऐसे मेटल जो एक ही अम्ल के द्वारा या एक ही एसिड के द्वारा वो मेल्ट नहीं हो सकते आसानी से, तो उनको पिघालने के लिए इस अम्ल राज का यूज करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि अम्ल राज एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो ये क्या होता है, ये दो अम्लों का मिश्रण होता है। दो अम्लों का मिश्रण होता है। मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स एसिड। ओके, नेक्स्ट है ये दोनों अम्ल 3:1 में आपस में मिले होते हैं। Both acid are mixed with each other in a रेशियो ऑफ 3:1। ठीक ना, ये दोनों आपके जो एसिड होंगे वो 3:1 के एक्शन में मिले होंगे, ध्यान रखना 3:1। ओके, नेक्स्ट है इसका यूज। इसका यूज क्या होता है, जैसे कि सोने है, चांदी है, व प्लेटिनम। जैसी धातुओं को पिघालने में होता है, ठीक है। यूज ऑफ मैकोरेजिया इन मेल्ट ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम मेटल्स। तो इन धातुओं को मेल्ट करने में किसका यूज होता है, इसका अम्ल राज का, एक्वा रेजिया का। ठीक है ना। अब एक वर्ड आया प्लेटिनम। देखो प्लेटिनम क्या होता है, ये व्हाइट गोल्ड होता है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने व्हाइट गोल्ड की अंगूठी लाई है तो वो प्लेटिनम मेटल होती है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो जो एक्वा रेजिया है, ठीक है ना, हमको पता है ये किसका मिश्रण है, ये दो एसिड का, और दोनों एसिड आपके 3:1 में होंगे। इसमें होंगे 3:1 में होंगे। तो इसमें 3 रेशो तो किसका होगा, 3 रेशो तो होगा आपका एसिड का,
और 1 रेशो होगा HNO3 का, है ना। 3 रेशो तो आपका होगा एसिड का, ये इसका 3 रेशो, और 1 रेशो होगा आपके चित्र का, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। तो दोनों ही आपको याद रखना है कि दोनों ही एसिड आपके एसिड की, अगर आप मान लो 3 ड्रॉप डाल रहे हो, 3 ड्रॉप डाल रहे हो, 3 ड्रॉप डाल रहे हो, तो 1 ड्रॉप डालनी है आपको HNO3 की, तो हमेशा इसका रेशो 3 होगा। जैसे मान लो अगर 3 बोतल आपने या 3 लीटर आपने अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, तो आपको उसके कंपेयर में 1 लीटर आपको लेना है नाइट्रिक एसिड, ठीक ना। अब आप बहुत सारे बच्चे इसमें भूल जाते हैं कि सर यार 3 HNO3 था कि ये था, तो आपको देन एक याद रखने को 3 इसमें है, तो देखो HCl में कितने लेटर है, 3 लेटर है, 1 2 3, जिसमें 3 लेटर आएंगे वो एसिड होगा, तो रेशो 3 किसका होगा, HCl का। HCl में देखो लेटर आपके 1 2 3, 3 लेटर है, 4 लेटर है, 1 2 3 और 3 नंबर ये भी 4 लेटर है, तो 4 लेटर है, तो इसमें आपको रेशो 1 ही आएगा। लेकिन आपको लेना है कि सर एक HCl है जिसमें लेटर 3 है और 3 लेटर, इसका रेशो कितना होगा, 3 होगा, और बाकी जो बचा हुआ नाइट्रिक एसिड है उसका रेशो कितना होने वाला है, आपका रेशो 1 ही होने वाला है। ओके, इस प्रकार से ये एक और वजह होता है, और एक और वजह आपके HCl और HNO3 के मिलने से ही बनता है।